गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा, आज हम लोग सुपर टेट का एक नया टॉपिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। तो चलिए पाचन तंत्र स्टार्ट किया जाए। तो समझिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र होता क्या है। देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं हिंदी में पाचन तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है। सबसे पहले इसको समझिएगा, जो सिस्टम होता है, तंत्र होता है, किससे कहते हैं? सिस्टम। सिस्टम को बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन बोलते हैं। कहने का अर्थ क्या है? ग्रुप मतलब समूह, ऑर्गन मतलब अंग। अंगों के समूह को हम लोग बोलेंगे क्या? सिस्टम, तंत्र बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं अंगों के समूह। अंगों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? अंगों के समूह को सिस्टम या तंत्र कहे जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो अंगों के समूह हैं, इनका वर्ग क्या होता है, ये क्या कार्य करते हैं? तो देखिएगा, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ये सारे अंग मिलकर भोजन का पाचन करेंगे। तो हम कह सकते हैं वे सारे अंग जो भोजन का पाचन करते हैं, उन सारे अंगों को मिलाकर कहते हैं क्या? पाचन तंत्र कहा जाता है। तो शायद आपको बात समझ आई होगी, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र होता क्या है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र होता है, इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं। अब ये सारे अंग जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, उन्हें बोलते हैं, उनको मिलाकर आपस में कहा जाता है क्या? पाचन तंत्र कहता है। तो शायद आपको बात समझ आया होगा, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों के समूह। और इन अंगों के समूह को, अंगों के जो समूह होंगे क्या कार्य करेंगे? ये अंगों के जो समूह होंगे भोजन का पाचन करने का काम करेंगे। इन सारे अंगों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। भोजन को पचाने वाले जो सारे अंग होते हैं, उन सारे अंगों को मिलाकर पाचन तंत्र कहा जाता है। तो शायद आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, बात करते हैं वे कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, वे कौन कौन से अंग आएंगे जो भोजन को पचाने में मदद करेंगे। तो चलिए देखा जाए, भोजन को पचाने में कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से जो अंग हैं वह मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा, सबसे पहला अंग है कौन सा? सबसे पहला अंग होता है माउथ। क्या होता है? माउथ, जिसे बोलते हैं मुंह। माउथ। उसके बाद देखिएगा, पहले माउथ आते हैं। माउथ के बाद क्या आएगा? माउथ के बाद हैरिस आएगा। क्या आएगा? हैरिस। क्या आएगा? हैरिस, जिसे बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है ग्रसनी। सेकंड पॉइंट समझिएगा, ग्रसनी के बाद भोजन है, पहले माउथ में आएगा भोजन, फिर ग्रसनी में जाएगा। और ग्रसनी के बाद जो भोजन है वह भोजन नली में जाएगा, जिसका नाम है ईसोफेगस। इसमें ईसोफेगस। क्या नाम है? ईसोफेगस। इसे बोलते हैं क्या? ग्रास नली या भोजन नली कहते हैं। भोजन। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? उसके बाद भोजन जो जाएगा स्टमक में, आमाशय में। किसमें जाएगा? स्टमक में, आमाशय
उस पर भोजन किसमें जाएगा? आमाशय के बाद यह जाएगा छोटी आंत में, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? उसके बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत में जाएगा, जिसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा, जिसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में भोजन जाएगा रेक्टम में, मलाशय में। मलाशय रेक्टम में जाएगा, और उसका फिर भोजन क्या करेगा? एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा यह भोजन बाहर निकल जाएगा। तो शायद आपको बात समझ आई होगी। जो सिस्टम होते हैं, कौन सिस्टम? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और ये सारे अंग भोजन को पचाने में मदद करेंगे, इसलिए ऐसे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वे सभी अंग आएंगे जो भोजन को पचाने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो भोजन को पचाने में मदद करेंगे। कौन से हैं? माउथ है। सबसे पहले भोजन जाएगा मुख में, फिर ग्रसनी में, फिर इसोफेगस में, जिसे बोलते हैं भोजन नली या ग्रास नली। उसके बाद फिर आमाशय में जाएगा, स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, और फिर एनस के द्वारा जब भोजन पच के बाहर निकल जाएगा। एक बात नहीं समझ आ रहा होगा, ये हैरिस ग्रसनी है क्या? देखिएगा ग्रसनी के बारे में कुछ पॉइंट। ग्रसनी वह क्षेत्र होता है जिसमें, या ऐसा मार्ग होता है जिसमें भोजन के कण भी उपस्थित होते हैं, भोजन के कण भी आ सकते हैं, और ऑक्सीजन के अणु भी आ सकते हैं, श्वास भी आ सकती है। तो कहने का सकता है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वायु भी उपस्थित हो, भोजन के कण उपस्थित हो, ऐसे क्षेत्र को ग्रसनी हैरिस कहा जाता है। तो सबसे पहले माउथ में आएगा, माउथ से ग्रसनी में, और ग्रसनी से एक पाइप जुड़ी रहती है जिसका नाम है इसोफेगस, और ये भोजन इसोफेगस में चला जाएगा। और इसोफेगस क्या करेगा? यह नली स्टमक में पेट से जुड़ी होती है, आमाशय से जुड़ी होती, भोजन इसमें चला जाएगा। उसके बाद भोजन छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, मलाशय में, और फिर एनस द्वारा यह भोजन बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये सारे अंग क्या कर रहे हैं? ये सारे अंग भोजन का पाचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोजन को पचाने में क्या कर रहे हैं? ये मदद कर रहे हैं। तो इन सभी को मिलाकर, इन सभी को हम लोग मिलाकर कहते हैं क्या? इन सभी को मिलाकर बोलते हैं क्या? सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। और ये सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो गया। अब इनका वर्क क्या होगा? इनका काम क्या होगा? इस सिस्टम का काम डाइजेशन करना। इस सिस्टम का काम क्या होगा? डाइजेशन। इसलिए इनको मिलाकर बोलते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शायद आपको पता चल गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम अंगों का एक समूह होता है। ये सारे जो अंग होते हैं, ये सारे जो ऑर्गन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य भोजन का पाचन करना होता है। शायद आपको बात समझ आई होगी। तो चलिए पहले इसको नोट कर लिया जाए, नोट करिएगा, उसके बाद फिर और इसके बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं। तो चलिए नोट करिए इसको। तो चलिए देखिएगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो कुछ पॉइंट समझा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट प्रश्न पूछता है, बताइए डाइजेशन, जिसे हिंदी बोलते हैं पाचन, पाचन किसे कहते हैं?
तो चलिए पहले बात करते हैं डाइजेशन, पाचन किसे कहते हैं। वो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बताते हैं आपकी जो डाइजेशन है, पाचन है, तो देखिएगा सबसे पहला शब्द जो है डाइजेशन, ये किससे कहा जाता है, डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन का अर्थ समझिएगा, क्या अर्थ है। डाइजेशन का सीधा अर्थ होता है, जैसे देखिएगा यह है आपके बड़े अणु, बड़े अणु है। जब ये बड़े अणु टूटते हैं तो ये छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगे। जब बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, इन्हीं प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्हीं प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेशन। तो अगर पूछ लिया जाए बताइए डाइजेशन किसे करते हैं, सीधा सा एक शब्द है क्या, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही डाइजेशन, पाचन कहलाता है। जैसे समझिएगा क्या, जैसे आप रोटी खाते हैं, एक बड़ी रोटी खाते हैं, तो रोटी जैसे आपकी माउथ में, मुख में जाती है और क्या करता है, दांत इसको चबा के छोटा कर देता है। तो बड़े अणु छोटे अणु में टूट गए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेशन, पाचन। तो देखिए क्या होता है, जब आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। यह पोषक तत्व आपको ऊर्जा देने का प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो देखिएगा जब आप भोजन लेते हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वसा नहीं होता, विटामिन नहीं होता, खनिज नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पॉइंट समझिएगा। अब इसमें से जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से पोषक, एक होते हैं बड़े पोषक तत्व जिसे बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो एलिमेंट, और दूसरे होते हैं माइक्रो। कह सकते हैं माइक्रो मतलब बड़े अणु, बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो अणु कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। तो देखिएगा जो मैक्रो होते हैं, कहने का होता है ये बड़े अणु होते हैं, और जो माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब छोटे अणु। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है हमारे शरीर में क्या कर सकते हैं, हम तो जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसमें से कौन सा पोषक पदार्थ बड़े या दीर्घ होते हैं, इसे दीर्घ अणु भी कहते हैं, और छोटे को कहते हैं लघु। तो दो प्रकार के पोषक तत्व आपके अंदर पाए जाते हैं, एक बड़े पोषक तत्व, एक छोटे पोषक तत्व, एक दीर्घ और एक लघु। तो यहाँ पर बात समझिएगा, जो दीर्घ है और जो लघु है, जो दीर्घ है और जो लघु है, जो दीर्घ होते हैं ये समझिएगा कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट, बड़े पोषक तत्व, प्रोटीन, क्या, प्रोटीन बड़े पोषक तत्व, और क्या, वसा, ये सब क्या है आपके बड़े पोषक तत्व हैं। फिर बात करते हैं जो छोटे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। छोटे पोषक तत्व जैसे खनिज, क्या, खनिज, विटामिन, मिनरल्स, और खनिज मतलब मिनरल्स, विटामिन,
तो खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो बड़े पोषक तत्व हैं। ये बड़े पोषक तत्व जो होते हैं या टूटते हैं, भाई बड़े हैं तो टूटेंगे। तो देखिएगा, इसको हम ऊपर की तरफ बताते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे आपने चावल खाया, रोटी खाया, आलू खाया, तो जब कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके शरीर में जाएंगे तो इनका पाचन होगा। कहने का अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट बड़े अणु होते हैं और इनका छोटे अणुओं में खंडन होता है। तो देखिएगा, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? उसमें स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? लोग आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, उसमें कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? उसमें स्टार्च होता है, जिसे बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। और जो स्टार्च होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का कौन सा सेक्राइड होता है? मोनोसेक्राइड होता है कि डाइसेक्राइड होता है कि पॉलीसेक्राइड? जो स्टार्च होता है यह पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। समझिएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड कर सकते, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मतलब कर सकते हैं, स्टार्च हम लोग खाते हैं। अब क्या होता है? जो स्टार्च होगा, अब ये एंजाइम की मदद से टूटेंगे। जैसे देखिएगा, स्टार्च पहले टूटेगा माल्टोज में, और माल्टोज भी टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में। तो देखिएगा, आपके मुख में, माउथ में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। इसे सेलेरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, जो टाइलिन एंजाइम है, देखिएगा इसमें पी साइलेंट है, तो टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है? जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च खाया, उस स्टार्च को टाइलिन एंजाइम क्या करता है? तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यह माल्टोज बन जाता है। और माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम होता है। माउथ में एंजाइम होता है माल्टेज एंजाइम, और ये क्या करता है? माल्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं? स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, और स्टार्च कर सकते हैं या ग्लूकोज के लगभग 250 से 300 इकाइयों से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज के 250 से 300 इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसका कहने का कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा रूप है, सबसे बड़ा रूप। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो इस ग्लूकोज को मिले खाते हैं स्टार्च के रूप में। तो जैसे आपने रोटी खाया, चावल खाया, खाने के बाद आप देखते हैं काफी देर तक उसको मुंह में रखते हैं, चलाते हैं, तो वह भोजन, चावल या रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यह माल्टोज बनाएंगे, और माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? उस माल्टोज को तोड़ देगा और ग्लूकोज में। और शायद आपको पता होता है ग्लूकोज मीठी शर्करा है। ग्लूकोज क्या है? मीठी शर्करा। तो क्या हुआ? जब हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट बड़े रूप में है, स्टार्च के रूप में, और एंजाइम की मदद से यह टूटकर ग्लूकोज बना लिया। तो यहां से प्रश्न पूछता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम
इकाई क्या है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, शर्करा जिसे बोलते हैं ये। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की बड़ी इकाई स्टार्च, छोटी इकाई कई सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च का निर्माण कर सकते हैं। और दो ग्लूकोज आपस में मिल जाए तो माइटोज, और ऐसे से बहुत सारे माइटोज मिल जाएंगे तो लगभग कर सकते हैं स्टार्च का निर्माण होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, जब इनका पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं ग्लूकोज। तो इसको नोट करेंगे कि इस पर और भी बताते हैं। चलिए देखिएगा, जब हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज में। इसमें दिस सेकेंड पॉइंट, अब हमने प्रोटीन खाया, क्या खाया, प्रोटीन, और प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का, किसका, अमीनो एसिड। एक प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं जब प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन बड़े अणु होते हैं, प्रोटीन टूटेगा तो कह सकते हैं अमीनो एसिड। सेकेंड, जब हम लोग वसा खाते हैं, फैट्स खाते हैं, तो यह वसा किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह फैटिक एसिड, क्या, फैटिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो यहां पर क्या हुआ, ये सब बड़े अणु थे, यह सब बड़े अणु थे, एंजाइम की मदद से यह सब छोटे छोटे अणुओं में बन गए। तो ये सब कौन से अणु थे, यह सब पोषक के बड़े अणु थे, और क्या हुए, ये छोटे छोटे अणु बन गए। तो जैसे हमने कहा क्या, कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन खाया, प्रोटीन किसमें टूटेगा, अमीनो एसिड में। वसा, फैट्स को खाएंगे, फैट टूटेगा किसमें, वसीयम और ग्लिसरॉल में। तो शायद आपको बात समझ में आई होगी। ये सब ऐसे अणु हैं, बड़े अणु हैं, और बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेशन, क्या, डाइजेशन, जिसे बोलते हैं पाचन। तो यहाँ बात समझिएगा, ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, इनका क्या, इनका डाइजेशन होता है, इनका पाचन होता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी बड़े अणु होते हैं वैसे भी का क्या होता है, पाचन होता है। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट समझिएगा, जो आपके बड़े अणु हैं जब ये टूटेंगे, टूटेंगे तो क्या मिलेगी, टूटने के बाद इनसे ऊर्जा मिलेगी, क्या मिलेगी, ऊर्जा, एनर्जी मिलेगी। तो एक प्रश्न पूछता है, वे कौन से पोषक पदार्थ हैं जो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो ये कौन है, बड़े अणु हैं कि छोटे अणु, ये सभी बड़े अणु हैं। और बड़े अणु में आपके कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी देता है और वसा देता है। तो क्या हुआ, जितने भी बड़े अणु होते हैं वे सभी का पाचन होता है, टूटते हैं, और टूटने के बाद क्या करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य। अब बात करते हैं जो लघु या छोटे अणु होते हैं, ना ये तो इतने छोटे होते हैं, ना ये कह सकते हैं, ना इनका पाचन होता है, और ना इनका कह सकते, ना इसे ऊर्जा मिलती है।
सेकंड पॉइंट समझिएगा, जो बड़े अणु होते हैं इनसे ना इनका पाचन होता है, ना इनका पाचन होता है और ना इनसे ऊर्जा मिलती है। तो एग्जाम में पूछता है वह कौन सा पोषक पदार्थ है जिनसे ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। तीनों से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, इन तीनों से सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है? तो पहले इसको नोट करिएगा, फिर बताते हैं आपको सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है। हमने देखा क्या, जितने भी बड़े अणु होते हैं उनसे ऊर्जा मिलती है, उनका पाचन होता है, लेकिन छोटे अणु होते हैं ना उनका पाचन होता है ना उनसे ऊर्जा मिलती है। फिर हमने बात किया था, अब बताइए इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है। तो देखिएगा, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। फिर बात करते हैं, अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। सेकेंड, 1 ग्राम क्या 1 ग्राम अगर हम खाएंगे क्या फैट्स वसा तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो एग्जाम में पूछता है क्या वह कौन सा पोषक पदार्थ है जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो देखिएगा हम लोग 1 ग्राम वसा खा रहे हैं तो हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक पदार्थ से मिल रही है? तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिल रही है? वसा से। सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक समझ बात? तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? वसा। तो यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बड़े अणु होते हैं और ये इनका जब पाचन हो जाता है तो ये ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है। तो बात करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के। जब प्रोटीन टूटेंगे तो एमिनो एसिड बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट, जो फैट्स है, जो वसा है, वसा बना होता है वसीयम और ग्लिसरॉल से, वसीयम और ग्लिसरॉल से। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में समझिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और चलिए देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इनका निश्चित रेशियो होता है 1:2। तो पूछता है कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने। हमको प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? हमको प्रतिदिन 400 से 450 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन लेना चाहिए। फिर बात करते हैं जो प्रोटीन है, समझिएगा यह प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, बताइए वो कौन सा पोषक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसे प्रोटीन को जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जटिल कार्बनिक पोषक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जटिल कार्बनिक पोषक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पोषक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं एक प्रोटीन जो है बना किसका होता है? एक प्रोटीन अणु अगर निर्माण करेंगे, अगर प्रोटीन का एक अणु बनाएंगे तो 20 अमीनो एसिड, क्या 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कहने का तो क्या है समझिएगा, जैसे एक प्रोटीन अणु बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं ऐसे करके 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन अणु का निर्माण करेंगे। तो देखिएगा जो 20 अमीनो एसिड होते हैं, इसमें से ये जो 20 अमीनो एसिड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक 10 अमीनो एसिड और दूसरा 10 अमीनो एसिड। बात ये, तो जो 10 अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड इसेंशियल होता है और दूसरा नॉन इसेंशियल होता है। इसेंशियल दूसरा होता है नॉन इसेंशियल। एक आवश्यक होता है, दूसरा होता है अनावश्यक होता है। तो समझिएगा जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इसमें से 10 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, और 10 अमीनो एसिड अनावश्यक होते हैं। तो ये आवश्यक अनावश्यक मिलकर 20 अमीनो एसिड प्रोटीन, एक अणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ बात समझिएगा क्या, इसेंशियल आवश्यक, ये जो 10 अमीनो एसिड दिख रहे हैं ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि समझिएगा, क्योंकि इनको हम लोग डाइट के माध्यम से, भोजन की मदद से क्या करते हैं? भोजन की मदद से इनको हम लोग ग्रहण करते हैं। यह आवश्यक है, ये आपको आपका शरीर स्वयं इसको निर्माण नहीं करेगा, स्वयं संश्लेषित नहीं करेगा। तो हम कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या करते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इनको हम भोजन की मदद से लेंगे। और जो नॉन इसेंशियल है, इसका जो निर्माण है हमारा बॉडी स्वयं करता है। बॉडी क्या करेगा? सेल्फ फॉर्मेशन करेगा। तो जो 10 अमीनो एसिड है इनको इसेंशियल करके आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये 10 अमीनो एसिड ऐसे होंगे जो हमारा शरीर इसका निर्माण नहीं करेगा। और जो 10 अमीनो एसिड और होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, वे क्या करते हैं? वे हमारा शरीर बॉडी स्वयं उसको निर्माण करेगा। तो ये 10 अमीनो एसिड जो डाइट से लिए और 10 अमीनो एसिड जो आपका क्या, जो आपके बॉडी ने निर्माण किया, अब ये दोनों 10-10 मिल जाएंगे तो 20 अमीनो एसिड, और 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम में पूछता है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड की, इसमें प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? प्रोटीन का मोनोमर पर एकल अणु किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड। तो शायद आपको बात समझ में आई होगी। जो प्रोटीन होता है यह प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। सर्वाधिक इसमें नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसे जटिल कार्बनिक पदार्थ
40 से 50 ग्राम। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? प्रोटीन कितना लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन। फिर बात करते हैं वसा। सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? वसा। और वसा लगभग 1 ग्राम लेंगे तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। और जो वसा बना होता है, यह वसा देखिएगा, यह बना होता है वसीयम और गिल्सराल, 3 वसी अम्ल मिलेंगे और प्लस 1 गिल्सराल मिलेगा तो जाके क्या निर्माण होगा? 3 वसीयम और 1 गिल्सराल के अणु मिलेंगे तो जाके एक फैट, एक वसा का निर्माण होगा। तो जब वसा टूटता है तो टूटता है वसी अम्ल में और गिल्सराल में। तो बना किसका होगा? वसी और। तो शायद आपकी बात समझ आई होगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और वसा आपको प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? वसा आपको 50 से 60 ग्राम। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछेगा सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक पदार्थ देता है? तो आपका वसा देता है। लेकिन अगर ये प्रश्न को घुमा दिया जाए, प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए, हमारे शरीर को हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सा पोषक पदार्थ करता है? तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं 400 से 450 ग्राम। तो सर्वाधिक क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन सा पोषक पदार्थ देगा? ये देखिएगा 50 से 60 ग्राम खा रहे हैं, ये 60 से 70 ग्राम खा रहे हैं। सर्वाधिक क्या खा रहे हैं? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने का कार्य कौन करेगा? भाई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं तो इन्हीं से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। समझिएगा बात। सबसे अधिक ऊर्जा हमारे शरीर को कौन देगा? सबसे अधिक ऊर्जा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट देगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मात्रा खा। तो शायद आपको बात समझ आई होगी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की बात। तो चलिए इसको नोट करिएगा, उसके बाद कुछ पॉइंट और इसके बारे में बात करें। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। ये सब ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो जिनका पाचन होता है, जिनसे ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं पाचन को। देखिएगा 2 रूप में पढ़ेंगे, पर इसको पढ़ते हैं बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा, हम बात करते हैं पाचन, डाइजेशन को हम 2 रूप में देखेंगे। एक तो क्या, एक तो भोजन जो नली है, या कह सकते हैं जो भोजन को ले जाने जो नली है, जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो आहार नाल की मदद से हम लोग क्या करेंगे? भोजन का पाचन करेंगे। और दूसरा ग्लैंड के माध्यम से, ग्रंथियों के माध्यम से भोजन का पाचन करें। तो 2 रूप में हम लोग भोजन को पचाएंगे।
एक तो ग्रंथि के माध्यम से भोजन का पाचन करेंगे, ग्लैंड के माध्यम से, और दूसरा है आपका किसकी मदद से, दूसरा जो भोजन नली, जो आपका आहार नाल है, भोजन को ले जाने जो नली है, उसके आधार पर भोजन का पाचन। तो चलिए देखते हैं पाचन हम लोग दो रूप में देखेंगे। एक तो भोजन नली के माध्यम से जाएगा, तो भोजन जो नली के माध्यम से जाएगा वह नली का नाम है क्या, आहार नाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, यह सबसे लंबा होता है और यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। और यह फैला कहाँ होता है, यह फैला होता है आपके माउथ से, मुख से स्टार्ट होता है और आपके एनस द्वार, जिसे बोलते हैं कह सकते हैं गुदा द्वार तक यह फैला होता है। तो आहार नाल जो है क्या है, एक भोजन को ले जाने वाली नली है, और जो स्टार्ट होता है आपके माउथ से, मुख से, और कहाँ तक, एनस गुदा द्वार तक यह नली फैली होती है। तो इसमें क्या होगा, भोजन के कण जाएंगे, और भोजन के कण जाएंगे, भोजन क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में टूटते चले जाएंगे ये नली के माध्यम से। तो हम लोग भोजन पाचन को दो रूप में देखेंगे, एक नली के माध्यम से पाचन होगा, दूसरा ग्रंथियों के माध्यम से पाचन होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या, आहार नाल, ग्रंथियों का एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं आहार नाल, क्या बोलते हैं, आहार। और भोजन को हम किस रूप में पचाएंगे, एक तो आहार नाल जो नली है उसके माध्यम से भोजन का पाचन होगा, और दूसरा ग्लैंड के माध्यम से, इसके माध्यम से ग्लैंड, जिसे बोलते हैं ग्रंथि, ग्रंथि के माध्यम से भोजन का पाचन होगा। तो चलिए बात करते हैं एलिमेंट्री आहार नाल। आहार नाल क्या होता है, तो कह सकते हैं यह एक ट्यूब होता है, एक नली होता है जिसमें भोजन जाता है। क्या, आहार नाल, यह एक नली होता है, ट्यूब होता है जिसमें भोजन का कण जाता है, और यह फैला होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आहार नाल, यह आपके माउथ से, मुख से स्टार्ट होता है और एनस द्वार, गुदा द्वार ये तक फैला होता है। तो वे सारे हैं जिसमें भोजन जाता है, नली जाता है, और भोजन क्या होता है, भोजन पचता है आहार नाल में। तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है, बताइए आहार नाल जो है यह कहाँ से स्टार्ट होता है, यह आपके मुख से, मुख से स्टार्ट होगा यह आहार नाल। तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है एलिमेंट्री जो कैनाल है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आहार लंबाई देखिएगा 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 33 फीट, 33 फीट की आहार नाल की लंबाई। अब ये आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, आहार नाल मुख से स्टार्ट होता है, मुख के बाद अभी बताया ग्रसनी, उसके बाद ग्रसनी के बाद ये आपको बताया क्या, भोजन नली, भोजन नली जिसे बोलते हैं क्या, क्या इसोफेगस, क्या बोलते हैं, इसोफेगस। उसके बाद भोजन कहां से, माउथ से, ग्रसनी से भोजन नली, फिर आमाशय, क्या, आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और
छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और लास्ट में मलाशय और उदर। तो देखिएगा ये जो आहार नाल है, ये जो नली है, यह मुख से स्टार्ट होती है ये नली, और मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से भोजन नली, अमाशय छोटी आंत, बड़ी आंत मलाशय तक ये फैली होती है। क्या होती है यह नली? फैली। तो प्रश्न ये पूछता है जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यह कहां से स्टार्ट होता है? मुख से। कहां अंत होता है? एनस द्वार, उदर द्वार तक। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, लगभग 35 फीट। दूसरा प्रश्न पूछता है बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन बनाता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो आपका छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग बनाता है। लगभग क्या कह सकते हैं, जो छोटी आंत है यह आहार नाल लगभग 6 से 7 मीटर, यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है, लगभग 22 फीट। क्या 22 फीट की होती है छोटी आंत? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे ज्यादा बड़ा भाग कौन बनाता है? छोटी आंत। प्रश्न यहां पूछता है छोटी आंत जो है, छोटी आंत जो है इसकी जो नली होती है, नली पतली होती है, इसका जो व्यास होता है, इसे देखिएगा ये आपकी छोटी आंत और ये आपकी बड़ी आंत। तो देखिएगा जो बड़ी आंत है, जो छोटी आंत है, इसका जो व्यास है डायमीटर यह कम होता है, लेकिन जो बड़ी आंत है इसका जो व्यास होता है यह ज्यादा। इसलिए से छोटी आंत और इसलिए इससे बड़ी आंत, यह लंबाई में ज्यादा होती है, यह लंबाई में चौड़ा कम होता है, चौड़ा। तो छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग बनाता है, यह लगभग 6 से 7 मीटर का होता है, लगभग 22 फीट का होता है। छोटी आंत में जो होता है, छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। सर्वाधिक भोजन का पाचन किसमें होता है? सर्वाधिक भोजन का, सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। बात करते जो बड़ी आंत है, यह आहार नाल किस लंबाई में, इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर, अर्थात लगभग 5 फीट। बड़ी आंत का कार्य क्या होता है तो समझिएगा, जो बड़ी आंत का कार्य होता है, इसका कार्य सिर्फ जो भोजन पच नहीं पाया जाता है, उस अपचित भोजन से खनिज और जल को अवशोषित कर लेता है। खनिज और जल को अवशोषित कर लेगा तो जो अपचित भोजन है वह सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद मलाशय में भर जाएगा। मलाशय के द्वारा ये एनएस द्वारा, ये गुदा द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो सीधा सा काम क्या है, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर, 5 फीट की होती है, और यह अपचित भोजन से जल और खनिज अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर, तो शायद आपके पास समझ आई होगी, जो बड़ी आग होती है इसका कारण क्या होता है, जो अपचित भोजन है, जो अनडाइजेशन फूड्स है, अनडाइजेशन फूड से जल और खनिज
वो अवशोषित कर लेगा, तो जो अपचित भोजन है वह सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड बनने के बाद मलाशय में भर जाएगा, मलाशय भरने पर इन्हें द्वारा क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 33 फीट होती है। इसका सर्वाधिक भाग छोटी आंत बनाता है, लगभग 6 से 7 मीटर होता है, 22 फीट होता है। इसमें सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। और बड़ी आंत क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेबल फूड होता है, अपचित भोजन होता है, उसमें से जल और खनिज निकाल देता है, जिससे अपचित भोजन अब ठोस रूप में हो जाता है, और ठोस रूप में होने के बाद मलाशय में इकट्ठा होता है, उसके द्वारा बाहर। तो चलिए इसको नोट करके बताते हैं आपकी ग्लैंड्स।